होस्ट आपका आपका आज का होस्ट और हमारे साथ हमारी गेस्ट है आयमन हमीद, फिजियोथेरेपिस्ट है। वो आपको आज लेक्चर देंगी। मैं आपको एचएसपी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि एचएसपी है क्या। एचएसपी का मतलब है ह्यूमन सिंडिकेट पाकिस्तान। ठीक है, ये फाउंडेशन है हमारी जिसकी सीईओ है डॉक्टर एडवोकेट माहम। एचएसपी मुख्तलिफ चीज़ों पे वर्किंग कर रही है। ठीक है, जैसा कि ब्लड डोनेशन, फ्लड का आपको पता है कि फ्लड आया रहा, उसमें काफ़ी लोगों ने हेल्प की। हमारी फाउंडेशन की तरफ से काफ़ी लोगों तक चीज़ें पहुंची हैं। ठीक है, और बाकी ये जो ज़रूरत होती है लोगों को, नीडी पीपल्स की नीड्स पूरी करना, मेन टारगेट हमारा ये है। तो इसमें मुख्तलिफ हमारे पास मुख्तलिफ मुल्क से, मतलब हमारे पास जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से, गाँव से लोग ऐड है हमारे साथ, जो कंट्रीब्यूशन करते हैं। जिसकी जितनी भी कंट्रीब्यूशन करना चाहे वो करता है हमारे साथ, और इस तरह हमारी फाउंडेशन चल रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह एचएसपी का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है नाउअडेज। और आप में से भी अगर कोई एचएसपी ज्वाइन करना चाहता है तो वो सेशन के एंड पे मुझे इनबॉक्स कर सकता है, माहा मैडम को इनबॉक्स कर सकता है मजीद डिटेल्स के लिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर फाइन। आज का जैसे कि हमारा टॉपिक है आर्थराइटिस की। वैसे तो वेरियस टाइप्स हैं, लेकिन हम ऑस्टियोआर्थराइटिस और रिमाटॉइड आर्थराइटिस को मेनली देखेंगे। इनका डिफरेंस भी देखेंगे लास्ट पे, लेकिन वन बाय वन मैं इनकी स्लाइड आपको शो करती हूँ और उससे हम देखते हैं फिर इसको फर्दर कि हमने क्या इसको पढ़ना है। आप लोग काइंडली अपना अगर ध्यान से सुनना चाह रहे हैं तो पास पेंसिल और पेज रख लें या पेन। ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस को हम देखते हैं। सबसे पहले नेम इसको इंडिकेट कर रहा है, शो कर रहा है। ऑस्टियो हमें पता है बोन। ठीक है, आर्थराइटिस क्या होता है? ऑस्टियो आर्थराइटिस है ना, ऑस्टियो मींस बोन एंड आर्थराइटिस आर्थरोन से निकला है, ज्वाइंट। ठीक है, ज्वाइंट को कहते हैं। और आइटिस ITIS जिधर भी आ जाता है वो इन्फ्लेमेशन को हमें बताता है। इस तरह से हमारा इसका नेम हमें आइडिया हो गया कि ये क्या है। और उसके बाद ये एक डिजेनरेटिव डिजीज है, हम सबको इसका बखूबी आइडिया है। ठीक है, और हमने किस मैप पे चलना है? सबसे पहले हमने देखना है कि प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म साइनोवियल जॉइंट्स का क्या है। उसके बाद के OA क्या है, इसकी एब्रिविएशन OA है, हम इसको OA कह देते हैं। ठीक है, उसके बाद एपिडेमोलॉजी देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे डिजीज की, एटियोलॉजी या रिस्क फैक्टर्स, पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल फीचर्स, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, इस बेस पर हम चलेंगे। ठीक है, इन्वेस्टिगेशंस एंड देन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट, फिजिकल ट्रीटमेंट दोनों होते हैं। ठीक है, और दोनों साइड बाय साइड काम कर रहे होते हैं। फिजियो को कभी भी लाइट नहीं लेना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है रिकवरी को लेकर। अच्छा, ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है ये मिस नॉर्मल एक डिजीज है। ठीक है, यानी कि एक तो ये डिजेनरेटिव है, ड्यू टू वियर एंड टियर होता है। दूसरा, ये इन्फ्लेमेटरी नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट्स अब हम देखते रहते हैं। लास्ट में जब हमारे पास टेबल अगर स्क्रीन शेयर हो जाती है, टेबल हमें शो होता है, तो उसके अंदर हम दोनों की डिफ्रेंसिएशन देख लेंगे। ठीक है, और जो है अब हम चलते हैं अपने स्लाइड की तरफ। प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म में क्या आ जाता है? प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म में हमें पता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस लार्जर जॉइंट्स पर होता है। ठीक है, लार्जर जॉइंट्स में सबसे ज्यादा कॉमन अगर हम लेते हैं तो हमारे पास नी जॉइंट आता है ऑस्टियो के पेशेंट में। ठीक है, OA के जो पेशेंट है उसके अंदर प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म में है कि हमें पता है एक जॉइंट में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। एपिफाइजियल बोन होती है। ठीक है, आर्टिकुलर कार्टिलेज है, लिगामेंट है, टेंडन है, जॉइंट कैप्सूल है, साइनोवियल लाइनिंग में साइनोवियल मेम्ब्रेन एक फ्लूइड रिलीज करती है, साइनोवियल फ्लूइड, वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। बर्सा है, एक कुशन हमारा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है साइनोवियल कैविटी के आउटसाइड। इसके अलावा मसल्स हैं, इन सबको मिलाकर हमारा एक जॉइंट बनता है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी अगर चेंज आता है, और ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है ये ओल्डर पेशेंट्स में है। ये किताबी बातें ये सब हम पढ़ लेते हैं, लेकिन मेन मेन पॉइंट्स हम मेनली देखेंगे। तो उसके अंदर ये कि ये ओल्डर पॉपुलेशन की डिजीज है, जेनेटिक्स में ज़्यादा कॉमन आता है, और इसके कॉज है कि जो हमारी बोन्स हैं वो वीक हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोटिक हो जाती है, हमारी बोन मिनरल डेंसिटी रिड्यूस हो जाती है। बाकी हम इसके और ज़्यादा जो है पॉइंट्स देखेंगे कि ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन हो जाती है, हमारी जो सबकॉन्ड्रल सेक्लेरोसिस हो जाता है। ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस की डेफिनेशन क्या है, अब हम उसकी तरफ चलते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस डिजेनरेटिव डिजीज है ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स
ठीक है। synovial टाइप जॉइंट इसके अंदर इन्वॉल्व है, जो करेक्टराइज्ड होता है focal loss of articular hyaline cartilage with the proliferation of newborn remodeling of joint contour। ठीक है, ये सारा इसके अंदर इसकी डेफिनेशन है इजी वर्ड्स में, ये कि आर्टिकुलर कार्टिलेज की रीजनरेशन है, synovial जॉइंट इन्वॉल्व है, synovial फ्लूइड हमारे पास रिड्यूस हो जाता है, फ्रिक्शन बढ़ जाती है और बोन्स वीक हो जाती हैं। ठीक है, उसकी वजह से फिर हमारे पास जो ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन हमारे पास थिकेंड सबकॉन्ड्रल जो एरिया है वहाँ पे हमें मिलते हैं। एपिडेमोलॉजी की तरफ अगर हम चलते हैं तो ये फीमेल में मोस्ट कॉमन है अबव 40 इयर्स एज। ठीक है, यानी कि 40 ईयर अबव जो लोग हैं उनके अंदर इसका रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है, हमें ज़्यादा पॉपुलेशन इससे अफेक्टेड मिलती है और वुमेन एज कम्पेयर टू मैन ज़्यादा इस चीज़ में इन्वॉल्व होती हैं। हमें पता है आफ्टर डिलीवरी केसेस एंड हमारा वेट गेन हो जाता है ड्यू टू ओबेसिटी, ये भी इसका एक रीज़न हो सकता है। बोन्स भी वीकेंड होने लग जाती हैं, कैल्शियम विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने लग जाती है, बोन मिनरल डेंसिटी रिड्यूस हो जाती है। और ये जो नी है, एल्बो है, हिप है, जो इसके अंदर मेनली हमारे पास जॉइंट्स आते हैं, डीआईपी, पीआईपी, ये तो स्मॉल जॉइंट्स हैं, ये भी हो सकते हैं। और ये एसिमेट्रिकल एक साइड के हमारे पास इसके अंदर जॉइंट्स आते हैं, बायलैटरल नहीं है। ठीक है, मोस्टली, और इन्फ्लेमेशन नहीं है। सर्वाइकल, लंबर, हिप, नी और फीट का फर्स्ट एमटीपी। ठीक है, उसके बाद हम जो है देखते हैं नेक्स्ट, फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है कि मेनली फैमिलियर टेंडेंसी हो समथिंग। ठीक है, और रेडियोलॉजिकल फीचर्स इसको मेनली हमें बता देते हैं, एक्सरे हमें फौरन बता देते हैं कि जो बोन्स हैं यहाँ पे ओस्टियो है, यहाँ पे नैरोइंग हो रही है स्पेस की। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज की तरफ कि ये किन किन जॉइंट्स पर है, तो वो मैंने अभी आपको बताया, ये सारे जॉइंट इन्वॉल्व है इसके अंदर। ठीक है, अफेक्ट करते हैं फ्यू जॉइंट्स को एसिमेट्रिकली टिपिकली। और उसके बाद एटियोलॉजी में हमारे पास इसकी ना 2 टाइप्स आ जाती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी क्या है कि इडियोपैथिक अननोन कोज है, यानी कि ये डायरेक्ट हमारे पास ओए का पेशेंट आ जाता है जो इस डिजीज में होता है अफेक्ट। और सेकेंडरी में हमारे पास क्या है, उसका कोई अंडरलाइन कोज हो सकता है ड्यू टू सम अदर डिजीजेस, सम अदर कॉज। ठीक है, मुझे बता दीजिएगा आर्थराइटिस डे हमारा 12 अक्टूबर को होता है, आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप इसका वेबिनार अटेंड कर रहे हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस को मैं पहले डिफाइन कर रही हूँ, उसका ये पीडीएफ के फॉर्म में है, तो सबसे जो अबव स्लाइड होगी आपने उसकी तरफ ध्यान देना है। अब आपको अगर नहीं शो होगी स्क्रीन तो मुझे बता देना, या मेरी आवाज में कोई इश्यू हो तो। रोड मैप ये देख लीजिए, सारे पॉइंट्स मैंने आपको अभी बताए कि हमने ये डिस्कस करना है। मैम आवाज बिल्कुल सही आ रही है आपकी, आप कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच सर, कोई भी डिस्ट्रप्शन हो मुझे बता दीजिएगा, इन्फॉर्म कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म में आप डायग्राम देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। इसमें जो एंथेसिस है, ये एक बोन का वो पार्ट है जहाँ पे टेंडन, लिगामेंट, कैप्सूल उनकी जो है हमारे पास ओरिजिन इंसर्शन मिलती है, यानी कि वो आके ज्वाइन होते हैं, अटैचमेंट होती है। उसके बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस की अगर हम बात करते हैं तो ये इसकी स्पेसिफिक एक डेफिनेशन है। ठीक है, ये फीमर टिबिया, ये नी जॉइंट है, और इसमें आप देख लें सिनोवियल मेम्ब्रेन नॉर्मल साइड दे दी है और अफेक्टेड साइड दे दी है। ठीक, इरोडेड कार्टिलेज, डीजनरेटिव, ये यहाँ पे मेंशन्ड है। जॉइंट फ्लूइड है वो लो कंसंट्रेटेड हो जाता है। ठीक है, इसलिए फिर बाद में हम जब इसका ट्रीटमेंट देते हैं तो उसमें हियालुरोनिक एसिड भी देते हैं, फर्दर एनसेड्स वगैरह नहीं देते इसमें क्योंकि इन्फ्लेमेटरी नहीं है, पेन किलर दे देते हैं। और ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन, ये देखिए बोन की सबकॉन्ड्रल जो हमारे पास आ रही है लाइनिंग, उसके अंदर ये जो उभरे हुए आपको छोटे छोटे नजर आ रहे हैं ना, ये एक्सरे पे बहुत प्रोमिनेंट नजर आते हैं। और बोन्स पोरस वीक होना, उसके जो है हमारे पास पार्ट है ट्रेबिक्यूली, उसमें वीकनेस हो जाती है, हमें नजर आता है अलबत्ता कि वहाँ पे जो बोन्स हैं वो खोखली हैं। ठीक है, ऑस्टियोपोरोटिक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं एपिडेमोलॉजी की तरफ। ठीक है, वेट बेरिंग जॉइंट्स पर है ये, और एज यहाँ पर इन्होंने लिखा है अबव 65, लेकिन आजकल आपको पता है हेल्थ स्पैन कितना रिड्यूस हो गया, कितना कम हो गया हमारी हेल्थ, हाँ कोई भरोसा ही नहीं है। तो अब बुक्स के अंदर 40 इयर्स आता है। ठीक है, और नेक्स्ट चीज इन्होंने मेंशन किया कि 80% है रेडियोलॉजिग्राफिक फीचर्स, यानी कि 80% हमें पता चल जाता है कि अगर हम एक्सरेज वगैरह देख लें, वैसे तो पेशेंट को देख के पल्पेट करके या उसकी एज से इन सब बातों से आइडिया हो जाता है, डायग्नोस्टिक पूरे प्रोसीजर्स हैं इसके, लेकिन एक्सरे से हमें पूरा कंफर्म हो जाता है। ठीक है, और बाकी सिम्टम्स से पता चल जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज में जॉइंट्स ही आप देख लें, इन्होंने जो शो किए हैं, लार्जर जॉइंट्स होते हैं इस डिजीज में, लेकिन साथ दूसरे भी हैं, और एसिमेट्रिकल का मतलब है कि एक साइड के हैं। ठीक है, डीआईपी, पीआईपी, फर्स्ट सीएमसी ऑफ हैंड्स, कार्पोमेटाकार्पल। ठीक है, सर्वाइकल, लंबर, स्पाइन, हिप्स, नीज, ये सारे इन्वॉल्व हैं, एल्बोज भी, लेकिन सबसे कॉमन हम नी हमें मिलता है औरतों में। ठीक है, वेट बेयरिंग, क्योंकि बॉडी का वेट हमारा सारा उसी पर
शिफ्ट हुआ होता है। उसके बाद एटियोलॉजी, प्राइमरी के आगे इडियोपैथिक लिखा है, इसका मतलब है कि ड्यू टू अननोन कॉज, ठीक है। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, कॉमन, ये कॉमन फॉर्म है, हमें डायरेक्ट वे में ही मोस्टली इस तरह के पेशेंट्स मिलते हैं। सेकेंडरी में आप अगर देख लें तो ये एक डिजनरेटिव, थोड़ा सा अगर मैं ज्यादा स्पीड में चली जाऊँ तो मुझे बता दीजिएगा, लेकिन हमने कवर करना है इसलिए जो है मैं इस तरह से बोल रही हूँ। और ठीक है, एज ऑफ ऑनसेट हो गया हमारी। अब टाइप्स हैं, तो सेकेंडरी में ना डिजनरेटिव जॉइंट चेंजेस अकर इन रिस्पॉन्स टू आर रिकॉग्नाइजेबल लोकल और सिस्टम। ये जो है ना डिजनरेटिव डिसऑर्डर, ये बहुत ज्यादा दूसरे सिस्टमैटिक फंक्शनिंग को अफेक्ट नहीं करता है, लेकिन माइनर रेशियो हमेशा होती है एक चीज की। तो अब जो सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जिन डिजीजेस की वजह से ये हो सकता है ड्यू टू अंडरलाइन कॉज, वो ये यहाँ पे मेंशन है, कॉजेज ऑफ, ये देखें, कॉजेज ऑफ सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। इसमें ये जो बॉक्सेस बने हैं इनको आप देख लें, अगर नोट करना है तो नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें डेवलपमेंटल, एंडोक्राइन, ट्रॉमेटिक, इन्फ्लेमेशन, मेटाबॉलिक, एसेप्टिक नेक्रोसिस, न्यूरोपैथीज, मिसेलेनियस, ठीक है। ये सारी इसके अंदर जो है पॉइंट्स भी मेंशन है। लाइक डेवलपमेंटल में हिप डिस्प्लेसिया, हिप जॉइंट भी इन्वॉल्व है ना, लार्जर जॉइंट है, इसके अंदर एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होने लग जाती है, ठीक है, वो इंक्रीज कर जाती है। एंडोक्राइन में अगर हार्मोनल देखते हैं, एक्रोमेगाली, ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज होता है, तो फिर तो चेंजेस आ जाते हैं हमारी बॉडी में। ट्रॉमेटिक में इंट्राआर्टिकुलर फ्रैक्चर्स हैं, ठीक है। ऑक्यूपेशनल या फिर मैनिसेक्टोमी, यानी कि मेनिस्कस जो है हमारा नी जॉइंट का मीडियल लेटरल, अगर आप वो देखते हैं उनका रिमूवल, यानी कि उनको रिप्लेस कर सकते हैं, सर्जरी, ओपन सर्जरी करनी पड़ती है। इन्फ्लेमेशन में हमारे पास RA, गाउट, सेप्टिक में इन्फेक्टियस होते हैं ड्यू टू बैक्टीरियल, वायरल एंड पैरासाइट, किसी भी रीजन से होता है। मेटाबॉलिक में एल कैप्टन एंड विल्सन्स डिजीज, ठीक है, वो आपको पता है, नेम से पता चल रहा है वो किडनी की है कि यूरिन कलर चेंज हो जाता है, उसके अंदर फर्दर हमारे पास आ जाती हैं एडिशन। विल्सन्स में हमारे पास जो है ये एक रेयर ऑटोइम्यून है, इसके अंदर लिवर और ब्रेन के अंदर कॉपर की कॉम्बिनेशन होने लग जाती है। यानी मेनली आपको इनका नेम्स आती हैं, बहुत ज्यादा डिटेल जरूरी नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सेकेंडरी में किसी और डिजीज से भी हो सकता है, ठीक है। एसेप्टिक नेक्रोसिस में सिकल सेल डिजीज है, न्यूरोपैथीज में आप देखें डायबिटिक मेलाइटिस है, और जो है हमारे पास रिंजोमाइला है, शायद आपको लग रहा होगा बहुत मुश्किल नाम है ये ना, स्पाइनल कॉर्ड की एक फ्लूइड फिल्ड सिस्ट बन जाती है वहाँ पे ना, तो ये इसके अंदर हम देखते हैं। बाकी मिसेलेनियस जो है, इसमें पैजर्स मेटाबॉलिक डिजीज है, यानी ग्रोथ, इसके अंदर ना ओस्टियोक्लास्टिक, ओस्टियोब्लास्ट, जो हमारी बोन्स के सेल्स है ना, वो जो उनकी एक्टिविटी के अंदर डिस्टर्बेंस होती है, यानी कि बनते कम है और खराब ज्यादा होते हैं, ठीक है। गोचर्स अगर हम देखते हैं वो भी स्प्लीन और लिवर की डिजीज है, वहाँ पे फैट्स आ जाते हैं, ठीक है। यानी कि ये सारे अंडरलाइन कॉज हैं। रिस्क फैक्टर्स पे आप आ जाएं तो ये मेंशन्ड है, हेरिडिटरी जेनेटिक हो सकता है, जेंडर बेस्ड या हार्मोनल स्टेटस की वजह से। जेंडर आपको मैंने बताया फीमेल में मोर कॉमन है। ओबेसिटी, वेट ज्यादा होगा, ज्यादा वेट बेयर करना पड़ेगा नी जॉइंट को, और अदर जॉइंट्स जो हमारे लार्जर जॉइंट्स है वहाँ पे अफेक्ट करेगा। हाई बोन मिनरल डेंसिटी, बोन मिनरल डेंसिटी जब अफेक्ट होती है, बोन की विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम की कमी है, तो बोन ऑस्टियोपोरोटिक हो जाती है, ठीक है, और फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं हमारे पास। अच्छा, दूसरा, अगर एजिंग होती है, एज बढ़ती जा रही है, इसके चांस बढ़ते रहे, ठीक है। ट्रॉमेटिक भी हो सकता है ये, जॉइंट शेप चेंज हो जाए, अलाइनमेंट चेंज हो जाए, आपका कोई इस तरह का ऑक्यूपेशन है, ओवर यूज हो रहा है, ठीक है, जॉइंट का। पैथोजेनेसिस की तरफ चलते हैं, यानी मेनली आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या फैक्टर्स हैं, क्या कॉजेज हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पैथोजेनेसिस हमारे पास आती है, मेनली जो हम देखते हैं ओए के अंदर पैथोजेनेसिस, उसके अंदर क्या आती है हमारे पास, कार्टिलेज डिग्रेडेशन है। यहाँ पे थोड़ा अगर आपको मुश्किल लगे, इजी वर्ड्स में बता रही हूँ, ज्वाइंट की आर्किटेक्चर ऑल्टर्ड हो जाती है, ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन नहीं भूलनी है आपने, ठीक है। प्रोग्रेसिव, अब यहाँ के स्लाइड पे आते हैं, तो प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन है, लॉस ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज लाइनिंग है, ठीक है, ज्वाइंट के बोन पे, और पेरियार्टिकुलर बोन रिस्पॉन्स देखते हैं हम, सब कॉन्ड्रल बोन। अब ये जो बोन है ना एपिफाइसियल, उसकी बाउंड्री के ऊपर सब कॉन्ड्रल एरिया वो थिकेंड हो जाता है, जब वो सेक्लेरोटिक हो रहा है, थिकेंड हो रहा है, उसकी वजह से वहाँ पे सिस्ट फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। वहाँ की जो ब्लड वेसल्स हैं वो इंजर हो सकती हैं, वो रप्चर हो सकती हैं, ठीक है। इस तरह के और कॉजेज भी हमें देखने को मिलते हैं, थिकेंड कैप्सूल हो जाते हैं, सिस्ट फॉर्म हो जाते हैं, फिब्रिलेटेड कार्टिलेज हो जाता है, ऑस्टियोफाइटिक, ये सारे हमारे पास चेंजेस आ जाते हैं। साइनोवियल का तो हमें पता है फ्लूइड रिड्यूस हो जाता है, तो वो फ्रिक्शन ज्यादा होती है, बोन्स वीक होती हैं, तो वहाँ पे फ्रैक्चर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। क्लिनिकल फीचर्स पे आते हैं, तो जब भी मरीज आता है वो ये कहता है कि मेरे घुटने में दर्द है, ठीक है। आगे हम लोगों ने खुद उसे चेक करना है और देखना है कि क्या कॉज है, क्या रीजन है, ठीक है। जब एक जगह दर्द होती है हम उसे मूव कम करते हैं, तो वहाँ के मसल्स भी वीक हो जाते हैं, ठीक है। आगे हम इसकी मैनेजमेंट देखेंगे, रिहेबिलिटेशन के किस तरह से इम्प्रूव करते हैं। पेन, एक्टिविटी, वेट बेयरिंग रिलेटेड, रिलीव बाय रेस्ट।
और ना इसके ओए के अंदर मॉर्निंग स्टिफनेस होती है लेकिन कम टाइम के लिए, यानी कि 30 मिनट से कम होती है, ठीक है। RA से अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, 30 मिनट से कम हो रही है मॉर्निंग स्टिफनेस। अगर आप सुबह उठते हैं, आपको कड़ाकड़ापन और कोई काम नहीं किया जाता है, इस तरह के जो हमारे सिम्टम्स आते हैं वो ओए के अंदर कम टाइम के लिए आते हैं। मीन्स के इसकी जो दर्द है वो एक्टिविटी के साथ है, ठीक है, और उसकी जो है वो रेस्ट के साथ है। विदाउट एक्टिविटी हमें ज़्यादा पेन मिलती है। इसके अंदर हमारी जो है अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है, ये मॉर्निंग स्टिफनेस का पॉइंट रिलीव हो गया, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास यानी कि वन जॉइंट ये भी होता है कि जैसे राइट नी में है तो लेफ्ट में नहीं है, ठीक है। RA में होता है कि बायलेटरली उसमें दोनों हाथों के दोनों पैरों के इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में। अच्छा, रिस्ट्रिक्टेड फंक्शनैलिटी, कैप्सुलर थिकनिंग हो जाती है, और जब ऑस्टियोफाइट बन जाएंगे तो मूवमेंट में प्रॉब्लम तो आएगा ना, तो वो उसे ब्लॉक करता है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स, नोडल जनरेशन, जनरलाइज्ड OA, सॉरी, ठीक है। इसके अंदर हम देखते हैं वुमेन की एज, पेन है, स्टिफनेस है, वो पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं, जो बार बार आएगा उसे मैं आपको गुजारूंगी, तो ये ना समझिएगा कि मैं जल्दी में आगे जा रही हूँ। बाकी हमने टाइम का भी ख्याल करना है। इसके अंदर स्वेलिंग, जैसे आंटी आती है ना मोटी, थोड़ी फैटी होती है वो, तो वहाँ की ना इनकी यहाँ पे स्वेलिंग होती है, तो हमें पल्पेट करके चेक करना होता है कि ये स्वेलिंग क्यों है, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी तो कंडीशन नहीं है वहाँ पे। अब हम हॉट पैक तो लगा नहीं सकते हैं अगर स्वेलिंग है, तो हम पहले आइसिंग करेंगे, कॉल्ड थेरेपी, क्रायोथेरेपी की जाएगी उसकी, आइसिंग करेंगे उसे, और उस स्वेलिंग को रिड्यूस करके फर्दर हम कोई एक्सरसाइज करवाएंगे। उसके बाद हमारे पास ना इसके अंदर हेबरडर्न्स नॉट्स होते हैं, और दो तरह के ना इसके अंदर हमारे पास चीज़ें मिलती हैं। एक तो हेबरडर्न नॉट्स है, थोड़ा सा मुश्किल नाम लगता है इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता से बोल रहा कि आपको स्पेलिंग की समझ आए। इसमें ना डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट है ना हमारे हैंड के डिस्टल, वहाँ पे हमारे पास चेंजेस मिलते हैं, ठीक है, फ्लेक्स और बोचर्ड नॉट्स मिलते हैं। और प्रोक्सिमली जो थंब है हमारा वो स्क्वेरिंग हो जाती है, यानी कि आगे ना यहाँ पे एक पिक्चर होगी, ये देखिए, ये इस तरह से हाथ हो जाते हैं, ठीक है। ये इन चीज़ों को आपने देख लेना है, यानी कि ये उसकी इन्वेस्टिगेशन में हमें हेल्पफुल होते हैं। यहाँ पे देखें, ये डिस्टल प्रॉक्सिमल दोनों में चेंजेस। और क्लिनिकल फाइंडिंग्स पे अगर हम आते हैं, उसमें भी हमारे पास क्या क्या आता है। पेन लोकलाइज्ड होती है, ठीक है, अगर जैसे नी पर है तो वो इंटीरियर होगी, मीडियल होगी एस्पेक्ट में, और वो उसी एरिया को इन्वॉल्व कर रही है। उसके बाद हमारे पास जर्की गेट आ जाता है, बैरस डिफॉर्मिटी, जैसे इस पिक्चर में आपको नजर आ रहा है, नीज किस तरह बेंड है, जॉइंट लाइन, पेरिआर्टिकुलर टेंडरनेस, पल्पेशन पे पेन होगी, वीकनेस एंड ट्विस्टिंग ऑफ क्वाड्रिसेप मसल। मैंने कहा जब हम जॉइंट पे पेन होती है हम उसे मूव करने से गुरेज करते हैं, तो हम वहाँ पे मूवमेंट नहीं करते, पेन तो मसल वीक हो जाते हैं, समटाइम एट्रोफिक हो जाते हैं, ठीक है, तो वो वेस्टिंग है। रिस्ट्रिक्टेड एक्सटेंशन और फ्लेक्शन, नी पर प्रॉपर एक्सटेंशन फ्लेक्शन जाहिर नहीं होगी, रेंज लिमिट हो जाएगी। बोनी स्वेलिंग अराउंड द जॉइंट, समटाइम स्वेलिंग मिलती है हमें वहाँ पे जॉइंट के अराउंड। और क्लिनिकल फाइंडिंग्स हम देख लेते हैं, सारा उसी तरह से रेपिटेशन में चल रही हैं चीज़ें, ठीक है। ये पॉइंट्स वही हैं, नीडल एस्पेक्ट है, पेन है, मैक्सिमली डीप इन ग्रॉइन एरिया, हिप का रीजन जो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, ये आपने देख लेना है। उसके बाद क्लिनिकल फाइंडिंग्स इन अर्ली ऑनसेट OA बिफोर द एज ऑफ 45, सिंगल और मल्टीपल जॉइंट इन्वॉल्व, टिपिकल साइन, ये सारा वही बात कर दी इन्होंने। क्लिनिकल फीचर्स, इरोइन मिलती है ना कार्टिलेज के अंदर, तो फिर ये आप देख लें कि वो क्या कह रहे हैं कि प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स हैं, वहाँ पे हम टारगेट करते हैं प्रॉक्सिमल को। कॉमन डेवलपमेंट ऑफ इंटरफेरेंशियल लेटरल इंस्टेबिलिटी मिलती है, सब कॉन्डल इरोइंस होती है, एंटाइलोसिंग हो सकती है, फीजन हो सकती है बोन्स की, फिंगर्स की जो बोन्स हमारी इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है इसके अंदर ये पॉइंट्स हैं सारे, लेकिन अगर मैं RA का बताऊंगी उसके बाद आपको ईजी होगा। लेकिन यहाँ पर आप एक नज़र देख लो कि प्रेजेंस ऑफ सिम्टम्स देखो, सिस्टमिक सिम्टम नॉट प्रेजेंट, OA में इतने नहीं है, ठीक है, रिमाटॉइड में है, गाउट को आप अभी थोड़ी देर के लिए मिस कर दें। DD का मतलब ये होता है कि हमने इस डिजीज को अदर डिजीज से किस तरह से डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, उसको अलग कैसे करना है, उसके सिम्टम्स की बेस पे, उसकी इन्वेस्टिगेशन की बेस पे डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स किस तरह से फॉलो करने हैं। अब ड्यूरेशन है, मॉर्निंग स्टिफनेस बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है पूछने मेरी से। हिस्ट्री टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री आप अच्छे से लें, कोई पॉइंट मिस ना करें, तो आप अच्छा असेस कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास पेन विद मूवमेंट है, ये अभी पॉइंट हमने बताया कि इसमें मूवमेंट इंक्रीजेज पेन, ठीक है, मूवमेंट डिक्रीजेज पेन, ये हमने पॉइंट देख लिया था। एज ऑफ ऑनसेट देख लिया, एज के बारे में। लैब फाइंडिंग्स है, ये भी आगे आनी है, लेकिन जो है हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस में तो हम एक्सरे वगैरह ही करवाते हैं।
लेकिन रिमाटॉइड इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, उसके अंदर हमारे पास RA फैक्टर आ जाता है, ANA आ जाता है, इसकी पूरी आपको एब्रिविएशंस आगे मिलेंगी। NTCCP जो है ये अगर पॉजिटिव होते हैं फिर ही हम कहते हैं कि इसको RA है। साथ साइंस एंड सिम्टम्स भी मैटर करते हैं, ठीक है। सी रिएक्टिव प्रोटीन भी चेक की जाती है, वो भी रेस्ट होती है इन्वेस्टिगेशन में। ये बेक्सरे है, इसको अब आपने देखना है, ठीक है। सपोज के ये लेफ्ट साइड का नी है, इसके मीडियली आप देखें कि ज्वाइंट स्पेस नैरोइंग कितनी है, कि जहाँ पे एरो आपको वाइट सा नजर आ रहा है, मीडियल बोन्स आपस में एक दूसरे के पास आई हुई है। अब ये इसलिए कहते हैं झुककर काम नहीं करना, उठाना नहीं है कुछ, बैठकर नमाज पढ़ लें सीट पर, कंपोर्ट यूज कर, इस तरह के उनको हम गाइडलाइंस देते हैं। हमें बताना होता है कि उन्होंने अपने एडियल्स परफॉर्म करने हैं, लेकिन साथ साथ अपने जॉइंट्स को बहुत ज्यादा बेंड नहीं करना है, क्योंकि हम इम्प्रूव कर सकते हैं इन कंडीशन को, बिल्कुल पूरी तरह ठीक नहीं होती है, ठीक है। और स्टेज पर भी डिपेंड करता है। सब कॉन्ड्रल सेक्टरोसिस, ये देखो सब कॉन्ड्रल एरिया जहाँ पे ब्लैक एरोज हैं वो थिकेंड है एक्सरे पे। और मार्जिनल ऑस्टियोफाइट्स हैं, ये मार्जिन के ऊपर, ये ऊपर को ये बोन्स के जो शो हो रहे हैं ये ऑस्टियोफाइट्स हैं। और सिस्ट भी बन जाता है समटाइम, ठीक है। इसके अंदर सब कॉन्ड्रल सिस्ट को भी आप देख लें। इन्वेस्टिगेशंस, फुल ब्लड काउंट ये करवा लेते हैं, अनीमिया चेक कर लेते हैं वैसे अपने तौर पर, ESR, CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन, रिमाटॉइड फैक्टर एहतियाती तौर पर अगर उसको उससे अलग करना है DD में तो वो नेगेटिव ही आता है, OM में तो सनोवल फ्लूइड एनालिसिस कर लेते हैं। हमारे पास विस्कस विद लो टर्बिडिटी एंड कैल्शियम फॉस्फेट वगैरह, यानी कि बोन की कंपोजिशन देख लेते हैं कि किस चीज़ की कमी है, क्या डेफिशिएंट है उसका कंपोनेंट। और उसके अलावा हमारे पास ये जो CPPD है, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये भी कैल्शियम पायरोफॉस्फेट डेपोजिशन होती है। अच्छा, मैनेजमेंट नॉन फार्माकोथेरेपी, यानी कि एक होता है कि विदाउट मेडिसिन आप ट्रीट कर नहीं करें, मेडिकेशन के साथ करें। फिर तीसरी चीज आ जाती है स्पेयर क्रॉनिक कंडीशन में, जब कोई ऑप्शन नहीं होती है तो सर्जिकल इंटरवेंशन। अगर हम फार्माकोथेरेपी देखते हैं उसके अंदर हमारे पास ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। ब्रीफली हम इसको देख लेते हैं, फिर हमने आर की तरफ जाना है, ठीक है। प्रॉपरली पोजीशन सपोर्ट योर नेक एंड बैक व्हाइल सिटिंग और स्लीपिंग। एडजस्ट, अगर सर्वाइकल का इशू है तो ये आपने इस चीज़ का ख्याल रखना। किसी भी चीज़ को ट्रीट करने के लिए उसके प्रिवेंशन का बताना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रिवेंट करने लग जाए तो वो ऑटोमेटिकली बेहतरी की तरफ चले जाती हैं। एडजस्ट फर्नीचर, यानी कि ये आपके वो इसमें आ जाते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, एर्गोनॉमिक्स, ठीक है। हर चीज़ जो भी उस चीज़ को अफेक्ट कर रही होती है उसे हम रिड्यूस या एलिमिनेट करते रहते हैं, ठीक है। अवॉइड रिपीटेड मोशंस ऑफ द जॉइंट्स स्पेशली फ्रीक्वेंट बेंडिंग, ठीक है। ये वो बात होगी जो हमने पीछे भी आसान अल्फाज में कही थी। और मरीज को हमेशा कहते हैं कि आप वेट लूज करें, कम से कम वेट अगर उसको बेयर करना पड़ेगा उतना जल्दी वो ठीक होगा। लॉस वेट इफ यू आर ओवरवेट और ओबीस व्हिच कैन रिड्यूस पेन एंड स्लो प्रोग्रेशन, ठीक है। स्लोली उसको प्रोग्रेस करेंगे लेकिन होगा, हमें बेहतरी नजर आएगी। एक्सरसाइज एवरीडे, इसके अंदर एक्सरसाइज मस्ट है, ठीक है। फिजियोथेरेपी रिहैब में बहुत बेनिफिशियल है। बिल्ड कॉन्फिडेंस, उसको काउंसल करें, उसे समझाएं कि आप ठीक हो जाएंगे, आपने डिसहार्ट नहीं होना, और सीढ़ियाँ ज़्यादा ना चढ़ें, इस तरह की कोई भी एक्टिविटी ना करें जिससे आपको पेन को ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़े, ठीक है, कुछ टाइम के लिए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज में एरोबिक कंडीशनिंग है, यानी पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से हम उसको एक्सरसाइज बताते हैं, रेफर करते हैं। पूरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है, वो वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट, ठीक है। अब मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हैं, आइसोमेट्रिक्स हैं, इसमें हम वो करवाते हैं। मसल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि मसल्स अच्छे होंगे तो मूवमेंट में पेन रिलीफ होती रहेगी। पेन को टारगेट करना है सबसे पहले, पेन रिलीफ होगी फिर वो फंक्शनिंग की तरह ऑटोमेटिकली जाता रहेगा हमारे पास पेशेंट। रिडक्शन ऑफ एडवर्स मैकेनिकल फैक्टर, वेट लॉस, स्पेसिंग ऑफ एक्टिविटीज, एप्रोप्रिएट फुटवेयर, ठीक है। यानी कि जाहिर है हील तो पहनेगा नहीं, इतना वो पेन नहीं होगा, तो हमने फिर भी उसे समझा देना कि ये सब आपने नहीं करना। अब मेडिकेशन है, मेडिकेशन में हम उनको जो है पैरासीटामोल दे सकते हैं, कोई ओपियोइड्स दे सकते हैं, ठीक है। और इंजेक्शन वैसे फिजियोथेरेपी के रिलेटेड नहीं है, ये कोई फिजिशियन ही रेफर करता है या ऑर्थोपेडिक अगर देना चाहे, लेकिन हम लोग फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट के थ्रू ही इसको इतना बेहतर कर देते हैं कि मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती है समटाइम, बल्कि मोस्टली, ठीक है। उसके बाद ये इंजेक्शंस भी होते हैं, इसके स्टीरॉइड्स भी दे देते हैं, कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स के इंजेक्शंस भी होते हैं, हाइलुरोनिक इंजेक्शंस हैं, वो जितना उसकी ज़रूरत होती है सिचुएशन के हिसाब से उतना होता है, ठीक है। सर्जिकल ट्रीटमेंट में ओस्टियोटॉमी, जॉइंट रिप्लेसमेंट, टोटल, यानी कि अब वो फिर इसके बाद कोई रहती ही नहीं है ऑप्शन, फिर हम सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, ओपन रिडक्शन होती है, पूरा सर्जिकल उसका हमारे पास होता है प्रोटोकॉल। इसके बाद ये हमारे पास OA हो गया,
अब मैं आपको जी ये अब आर ओपन कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद दोनों को मैं पॉइंट्स आपको बताऊंगी, वो आप लोग देख लीजिएगा। समझ आ रहा है या सो रहे हैं ऑन करके, ये मुझे बता दें। जी 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 मैडम, समझ आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत शुक्रिया सर। बाकी भी मुझे जरा मैसेज में बताएं अगर वो जिंदा हैं। जी जी बिल्कुल मैम, बहुत जबरदस्त है, थैंक यू सो कुछ मच। सोया हुआ हाँ तो नहीं है? चलिए, सोना नहीं है बस। और अगर सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं साथ साथ वो कर लें बेशक, और स्माइल भी करें और समझे भी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, रिमाटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। अब हम जो है ये भी आर्थराइटिस ही है, जॉइंट की इन्फ्लेमेशन है, रिमाटॉइड है। अब रिमैटिज्म से ये निकला है, ठीक है, मस्कुलोस्केलेटल इलनेस, और ये क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, मैं फिर से कह रही हूँ, इसके अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, ये इसका एक बेसिक होता है हमारे पास पॉइंट। इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी जॉइंट डिजीज, मोस्ट टिपिकल फीचर्स asymmetrical polyarthritis and tenosynovitis। हर चीज में IITS आपको नजर आ रहा है, यानी कि इन्फ्लेमेशन है। पोली मीन डिफरेंट जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है। सिमेट्रिकल मीन बायलेटरल, बोथ साइड्स के हमारे लिम्स, ठीक है। जैसे हमारे पास हैंड्स हैं, उन बोथ हैंड्स की फिंगर्स, फुट है, ठीक है, उनकी भी फिंगर इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स पे इन्फ्लेमेशन मिलती है। मॉर्निंग स्टिफनेस मोर देन 30 मिनट्स, कुछ जगह वेरी होता है, 1 आवर भी आ रहा होता है समटाइम्स, लेकिन ये कि ऑस्टियो से ज्यादा होती है कंपैरिजन में। एलिवेशन यानी ESR इसका इसमें हम बहुत सारे टेस्ट करवा सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन बेसिस के ऊपर किसी से भी हम डायग्नोस कर लेते हैं। एनीमिया के चेक करने के लिए हम उसका CBC कराते हैं, ESR कराते हैं, वो भी एलिवेट होता है। C रिएक्टिव प्रोटीन भी रेज होता है। ANA करवाते हैं एंटीबॉडीज के लिए, तो वो भी हमें पता चल जाती हैं। और RA फैक्टर तो समटाइम होते हैं कि RA फैक्टर, मेरी आंटी उनका RA फैक्टर नेगेटिव था। एंटी CPP जो है ना, एंटी CCP सिट्रोलिनेटेड